तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पॉलिटी यानी संविधान की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 16 से आगे डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 15 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं अपने भाग 3 को, अपने संविधान के भाग 3 को, जो कि हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है। तो कल वाली क्लास को मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा दूं कि जो मूल अधिकार हैं, जो भाग 3 है ना, अपने संविधान का भाग 3, उसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। बेसिकली प्रारंभ में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ केवल 6 मूल अधिकार ही व्यक्ति को प्राप्त हैं। अच्छा, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास हुआ था ब्रिटेन में, लेकिन जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हैं, ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान में जो 10 संशोधन हुए थे, पहले 10 संशोधन, उन्हें कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, उन्हीं से प्रेरित है हमारे संविधान का भाग 3। ठीक है, भाग 3 में पिछली क्लास में यानी कल वाली क्लास में हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 15 तक, यानी 15 की क्लॉज 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था बहुत ही शानदार तरीके से। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 16। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। और ये मैं सिर्फ कहकर ही नहीं आपको सब्सक्राइब करवा रहा, जब आप कंटेंट देखोगे ना, ठीक है, क्लासेस के थ्रू, मैं इतना आपको आश्वासन दिला दूंगा कि बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक सीक्वेंस वे में पढ़ते चलिए। ठीक है, देखिए, बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 बताता है अवसर की समानता। अवसर की समानता किस में? लोक नियोजन में। लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन से आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझ लीजिए, जैसे अभी ये यूपी पीरी एग्जाम हुआ है, इसमें जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, तो ये लोक नियोजन है। और अवसर की समानता, ये यूपी पीरी एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी को अवसर की समानता होती है। अवसर की समानता, समानता इन द सेंस आप आर्टिकल 15 में पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 14 में जो पढ़ के आए हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 में कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, और उसी का विस्तार हम पढ़ते हैं 16 में। ठीक है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर। अब अच्छा, लोक नियोजन में समानता किसको मिलेगी? व्यक्ति को मिलेगी। वो किस टाइप से मिलेगी? व्यक्ति को कोई पद मिलेगा उसकी योग्यता के अनुसार, जैसे जितनी उसमें योग्यता होगी। किसी में कांस्टेबल के एग्जाम को क्वालिफाई करने की योग्यता है तो वो कांस्टेबल बनेगा, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता लोक नियोजन में। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता लोक नियोजन में। इसलिए जो कांस्टेबल की भर्ती हुई है, इसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू ही गए हैं या मुस्लिम मुस्लिम ही गए हैं? इसमें हर एक जाति का, हर एक धर्म का बच्चा सेलेक्ट होगा जो इसके लिए योग्य है। ओके, देखिए, बात करें भाग आर्टिकल 16 की क्लॉज 4 की। आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है एक प्रीवियस ईयर परीक्षा में। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, बस आप उससे समझते जाइए। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इन्हें अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में, क्योंकि ये व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, हमारे तुम्हारे मूल अधिकार हैं, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 16 के बारे में। ओके, आर्टिकल 16 सिर्फ लोक नियोजन में अवसर की समानता को ही नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है उनके पदोन्नति के बारे में, उनकी पदोच्चति के बारे में, उनके वेतन, अवकाश, ग्रेचुइटी, उनकी पेंशन के बारे में। पदोन्नति इन द सेंस आप समझ सकते हैं, आप कांस्टेबल के पद पर जाओगे तो कांस्टेबल के पद पर आप काम करते रहोगे, ठीक है, तो कुछ समय बाद आप हेड कांस्टेबल भी बन जाओगे। जैसे आपकी योग्यता होंगी, जैसे आपके पास अच्छी आप दूसरों से बेहतर जो करोगे, तो आपको आपका पद बढ़ा दिया जाएगा, आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा। ऐसे ही जो कोई व्यक्ति, जो कोई भी स्टूडेंट जो एसआई के पद पर भर्ती होता है, तो कुछ समय बाद उसे इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, यानी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। तो ये किसके बारे में दर्शाता है? ये बताता है पदोन्नति के बारे में, है ना। एसडीएम से डीएम बनते हैं,
जब जो आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसमें पहला पद मिलता है किसका? आईएएस। जो बच्चा आईएएस के लिए क्वालिफाई होता है, जो टॉप 100 में आता है, तो उसे आईएएस मिल जाता है ना। तो तो डायरेक्टली वो डीएम नहीं बन जाता, वो पहले एसडीएम बनता है। एसडीएम के बाद उसके पद की उन्नति होती है, यानी पदोन्नति होती है, उसके बाद डीएम बनता है। ठीक है, ऐसे ही इसके पदोन्नति के बारे में बताता है। अब हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता का अंत, यानी जिसे आप छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं। भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेद नहीं किया जा सकता, किसी के भी साथ। और इसी से हर एक व्यक्ति को राहत देता है आर्टिकल 17, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, वो वाल्मीकि हो, वो ब्राह्मण हो, ठीक है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 17 बताता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 17 बहुत ही शानदार आर्टिकल है, और इससे संबंधित आप आर्टिकल 35 पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 35 पढ़ेंगे। आर्टिकल 35 ये संसद को अस्पृश्यता यानी छुआछूत के संबंध में विधि बनाने में शक्ति प्रदान करता है। और छुआछूत से संबंधित अस्पृश्यता से संबंधित एक अधिनियम पारित किया गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी नीची जाति के व्यक्ति, जैसे वाल्मीकि जाति के व्यक्ति जो होते हैं, उनके साथ अगर कोई भेद करता है या किसी भी जाति के साथ भेदभाव करता है, छुआछूत मत बताता है, तो उसको जुर्माना लगेगा 500 रुपये का, और 6 महीने की उसे सजा भी हो सकती है। ठीक है, 6 महीने की उसे सजा भी हो सकती है। ये प्रावधान किया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 जो मूल अधिकार है ना, ये हमारा मूल अधिकार है, व्यक्ति का मूल अधिकार है, हमारा तुम्हारा मूल अधिकार है। ये केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, ये केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी हमें प्रावधान उपलब्ध कराता है। राज्य इन द सेंस समझते हो कि राज्य के बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि राज्य में कौन कौन समाहित होता है। यानी संविधान के द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति संविधान के द्वारा हुई हो, वो राज्य का हिस्सा होता है। और राज्य कभी भी मूल अधिकारों के हनन के बारे में नहीं सोच सकता। हाँ, संसद उसमें संशोधन कर सकती है, उसे प्रावधान दिया गया है, लेकिन हनन नहीं कर सकती। उनके मूल मूल जो ढांचा है ना, उसको प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 17 आपने अच्छे से समझ लिया। आर्टिकल 18 जो कि बताता है उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियों के अंत के बारे में, ठीक है, जैसे सैन्य उपाधियों की अनुमति है। उपाधियों के अंत के बारे में तो बताता है, लेकिन इसमें सेना की जो उपाधि है इनकी अनुमति देता है। ठीक है, अपवाद के इसका अपवाद है कि डॉक्टर की उपाधि जिसने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं ना। जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी होल्डर होते हैं, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो क्या डॉक्टर थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या डॉक्टर थे? ठीक है, तो जो पीएचडी करते हैं, वर्तमान में पीएचडी करते हैं, तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। और ये प्रावधान किया गया है कि ये डॉक्टर और डिफेंस इन दोनों की अनुमति मिलती है उपाधियों के रूप में, लेकिन कुछ उपाधियां होती हैं जिनका अंत होता है। ठीक है, आर्टिकल 18 को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आर्टिकल 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने की से प्रतिसिद्ध किया जाता है। ठीक है, इसका अपवाद आपने समझ लिया कि डॉक्टर और डिफेंस की उपाधि को रद्द नहीं किया जा सकता, और कोई भी अन्य उपाधि हो उसे रद्द किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 18 में कुछ और इम्पोर्टेंट बात पॉइंट की। तो आर्टिकल
18 का खंड 3 अगर आप समझेंगे तो ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई भी लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में कोई भी लाभ या भारत में किसी भी विश्वास का पद धारण करता है या तो ऐसा व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, उसे राष्ट्रपति की सहमति चाहिए जब भी वो किसी भी पद पद की उपाधि धारण कर सकता है। ठीक है, आई होप। देखिए, इससे संबंधित एक केस भी सामने आया था, बालाजी राघवन बना भारत संघ 1996 में। ठीक है, तो ये केस आप मूल विधि जब पढ़ते हैं यूपीएसआई के लिए तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बताए जाते हैं, और पॉलिटी में ऐसा नहीं है। बस आप इसके बारे में पढ़ते चलो, और यहाँ से डायरेक्टली आर्टिकल से ही प्रश्न पूछा जाता है, आप अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए होंगे तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी हमें, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, कोई यूपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम तो है नहीं है। बात करें, देखिए हमने एक मौलिक अधिकार के बारे में समझ लिया जो कि समता या समानता का अधिकार बताता है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 14, किसी भी व्यक्ति कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर उन सभी पर समान कानून लागू होगा, चाहे वो एसडीएम हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, ठीक है, या फिर वो दरोगा हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का मालिक हो, उन सभी पर समान कानून लागू होगा। इसका अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 361 के तहत। ठीक है, जब हम आर्टिकल 361 डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से इस बात को क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने 2 क्लास में भाग 3 का एक मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया है, जो कि समता या समानता का अधिकार के बारे में बताता है। एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, आर्टिकल 14 विधिया कानून के तहत समता के बारे में बताता है। आर्टिकल 14 ही वर्ग विभेद का निषेध करता है लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है, ये प्रश्न पूछा गया था। आर्टिकल 15 जो कि आपने समझा था कल वाली क्लास में, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ओके। आर्टिकल 16 अभी मैंने आपको समझाया था कि लोक नियोजन में प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अभी जो यूपीपीरी एग्जाम हुआ है, या एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, या रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा, तो इसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर वो उसके योग्य है, उसके काबिल है, तो उसका चयन हो सकता है, उसे अवसर मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई निजी जाति का है, वाल्मीकि है, कोई ब्राह्मण है तो सिर्फ ब्राह्मण को ही चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। जो काबिल है, जो योग्य है, उसको चुना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 की बात करें तो ये छुआछूत के अंत से राहत दिलाता है, छुआछूत के अंत के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है कि सिर्फ 2 उपाधियों को छोड़कर, डॉक्टर और डिफेंस की उपाधियों को छोड़कर, डिफेंस इन द सेंस सैन्य उपाधियाँ, किसी भी और कोई अन्य उपाधि है तो उस उपाधि का अंत किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर और डिफेंस की उपाधियों का अंत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, यानी अपने भाग 3 के दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में, जो बताता है हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस अधिकार को समझने के बाद देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब मैं आपको इसके समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें हमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। तो इस पर भाग स्वतंत्रता के अधिकार पर हमारी एक सेपरेट क्लास होगी, जो कि 20 से 25 मिनट की हो सकती है। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि मैं बार बार आपको यही बात कहता हूँ कि ये हमारे अधिकार हैं, व्यक्ति के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।